देखिए अब जो हमें बात करनी है, कल वाला ही लेक्चर हमारा कंटिन्यूड है। हमने कल जो देखा था वो ग्लाइकोलाइसिस देखा था पहले, कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है हमारा, जिसमें हमने ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ा था, 2 एटीपी नेट बनाई थी। वैसे तो 4 बनती है लेकिन 2 यूज हो जाती है ना। आज जो हमें देखना है, हमने कल आपको बताया था कि इस पायरूविक एसिड को जो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद ग्लाइकोलाइसिस में बना था, उसके बाद 3 रास्ते होते हैं, 2 बुरे रास्ते, एक अच्छा रास्ता है। अच्छा क्यों बोला? अच्छे वाले पर उसको 38 वाले इनाम मिलेंगे, 38 एटीपी मिलेंगे, और जो 2 बुरे रास्ते थे, एक जगह अल्कोहल बना रहा बैठा हुआ, एक जगह लैक्टिक एसिड बना रहा बैठा हुआ, तो वो खराब रास्ते क्यों बताएं? याद रखने का तरीका, वहां कम एटीपी मिलेगी। ठीक है, अब हमें जो बात करनी है वो पहले खराब रास्तों के बारे में बात करनी है कि भाई अगर हम बात करें फर्मेंटेशन की, पहली बात, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमें दिया था लुईस पास्चर ने। किसने दिया था? फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस दिया था, ये किसने दिया था भाई? लुईस पास्चर ने दिया था। ओके, तो लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिया था 1857 में, 1857 में। लुईस पास्चर ने अल्कोहल बनाने का प्रोसेस बताया कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल बनाने का जो तरीका होता है उसको आप एक अल्फाज में फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोला जाता है एक वर्ड में। फर्मेंटेशन है क्या? जो हमारा पायरूविक एसिड बनता है, कौन? जो पायरूविक एसिड कितने कार्बन का होता है ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, 3 कार्बन का होता है ना। जो पायरूविक एसिड होगा, अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं हो, अधूरा हो, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में ये हमें क्या देगा? तो याद रखना, ये हमें क्या बना कर देता है? अल्कोहल बना कर देता है। क्या देता है? CH3 CH2OH। इसको आप बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है इथेनॉल। अल्कोहल जो है, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, लेकिन इसमें तो 3 कार्बन है। एक कार्बन कहां गया? तो एक कार्बन यहां निकलता है CO2 की फॉर्म में, और सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होती है। कितनी ATP? 2 ATP। अब बच्चों, ये जो पायरूविक एसिड से अल्कोहल बनने का प्रोसीजर है, ये इसमें जो याद करो, हमने ग्लाइकोलाइसिस में डॉक्टर नदीम बताया था आपको NADH, है ना, तो यहां पर NADH का इस्तेमाल भी हो जाता है। याद रखिएगा, पायरूविक एसिड NADH को यूज भी कर लेता है, और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+ में, क्योंकि याद करो NAD+ से तो NADH बना था, तो भाई जब वो टूटेगा तो दोबारा सब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है वो कौन से 2 एंजाइम्स हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, वो कौन से 2 एंजाइम्स हैं वो जो आपको मालूम होने चाहिए। तो 2 एंजाइम्स, एक का नाम है पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरूवेट डीकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम, पायरूवेट से डीकार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को निकालने वाला। और दूसरा एंजाइम होता है लड़कों अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एज अ कोफैक्टर। हमने बायोमोलिक्यूल में डिस्कस किया था कोफैक्टर्स जो होते थे, है ना, मेटल आयंस। तो ये सब जरूरी होते हैं, तब जाकर हमारा पायरूविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में, इथेनॉल। अल्फाज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इफ हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, अल्कोहल नहीं बन रहा है, तो दूसरा तरीका क्या होता है? अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो और ये दोनों एंजाइम की जगह हमारे पास तीसरा एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज हो। कौन सा एंजाइम हो? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, नाम से याद रखना, लैक्टेट, लैक्टिक एसिड से कुछ याद आएगा यहां पर। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ कोफैक्टर। तो याद रखना, हमारा पायरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? तो पायरूविक एसिड कन्वर्ट होता है हमारा लैक्टिक एसिड।
इसमें लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, CH3COH COOH। ठीक है, ये होता है हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या इसमें CO2 निकलेगा? नहीं निकलेगा। पहचान है, फर्मेंटेशन में CO2 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? रीजन क्या है सर? फर्मेंटेशन में अल्कोहल बना था, वो खुद 2 कार्बन का था, तो तीसरा कार्बन कहां गया? क्योंकि हमारे पास पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना, तो फिर ये तीसरा कार्बन कहां गया? वो CO2 की फॉर्म में निकला, फर्मेंटेशन में निकला। लेकिन ठीक है, अगर हम पूछे लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो क्या CO2 रिलीज होगा? क्यों नहीं होगा? आप बोलेंगे सर पायरुविक एसिड जो होता है वो खुद 3 कार्बन का है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है, तो जब 3 कार्बन वाले से 3 कार्बन वाला ही बना तो एक्स्ट्रा चौथा कार्बन कहां से आ जाएगा CO2 के लिए? ठीक है, ये अल्फाज याद रखिएगा, यहां CO2 नहीं बनता और यहां पर भी 2 ATP ही बनती है। ठीक है, और यहां पर भी NADH जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो इस्तेमाल हो जाएगा। ये दोनों अल्फाज मालूम होने चाहिए। अच्छा, लैक्टिक एसिड बनाने वाले, एनसीईआरटी में बोला गया है लैक्टिक एसिड बनाने वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे आप दूध से दही बनाते हैं तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो दही का जो टेस्ट आता है ना खट्टा वाला एसिड, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, याद रखिएगा। और जो हम अल्कोहल बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं हम लोग? तो ये हम लोग बनाते हैं ईस्ट। किससे बनाते हैं? ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस। साइंटिफिक नेम होता है इसका सैक्रोमाइसिस, और लिखते हैं इसको सचारोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी पूरा नाम होता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। फिलहाल ये हमारा था क्या? फर्मेंटेशन। इसी में पूछा गया है कि भाई ये जो फर्मेंटेशन हो, चाहे अल्कोहल बने चाहे लैक्टिक एसिड बने, इसमें एनर्जी बहुत कम यूज हो, मतलब एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। इतने एनर्जी से काम नहीं चलेगा हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड बनता है। हमने कल बताया था आपको, हमारी बॉडी में बच्चों जो लैक्टिक एसिड बनता है वो जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम सांस नहीं ले रहे, जब हम दौड़ रहे होते हैं बहुत तेज, तो हम बहुत तेज सांस नहीं ले रहे होते उस वक्त, जब रुकते हैं तब हम तेज सांस लेते हैं। ये आपने हर बार फील करा है? आप किसी के पीछे दौड़ रहे हो तो उस वक्त सांस तेज नहीं लेते, उस वक्त दौड़ रहे होते हैं आप, जब रुककर बैठते हैं आप तब आप सांस तेज लेते हैं। क्यों? आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया इतनी देर में। क्यों? आपने सांस नहीं ली प्रॉपर उस वक्त, ठीक है, लेकिन काम तेज तेज करते रहे, तो जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में था वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया? ठीक है, लैक्टिक एसिड। ओके, तो जो दर्द होता है ना बॉडी में, पेन होता है मसल्स में, वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से होता है, याद रखिए। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जो टूटता है, ब्रेकडाउन जो होता है, वो लीवर में जाकर होता है। कहां होता है? एल से लैक्टिक एसिड, एल से लीवर, और लिवर में जो लैक्टिक एसिड जाकर टूटता है वो एक साइकिल के जरिए टूटता है, उसका नाम होता है कोरी साइकिल। कौन सी साइकिल? ये हमने मसल्स में पढ़ी थी, कोरी साइकिल। डिस्कवर किया था कोरी एंड कोरी ने, कोरी साइकिल होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जहां लैक्टिक एसिड को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बात की बात है, देखी जाएगी बाद में। ओके, फिलहाल बोला गया है कितनी एनर्जी निकलती है कि जो ग्लूकोज की अपनी जो क्षमता है एनर्जी देने की, उसका एनसीईआरटी में डेटा दिया है कि लेस देन 7%। और ये नीट 2022 से 23 का सवाल है। लेस देन 7% जो ग्लूकोज की अपनी क्षमता है ना एनर्जी देने की, बस कितना एनर्जी दे पाता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में? लेस देन 7%। ठीक है, ये अल्फाज याद रखिए, कितना? लेस देन 7%। दूसरा सवाल आपसे जो पूछता है वो ये पूछता है कि जो ईस्ट अल्कोहल बनाने में यूज होता है, तो ये बोला जाता है अल्कोहल क्या है? शराब है। तो शराब की कितनी कंसंट्रेशन होती है, कितनी मात्रा जो हमारा लैक्टिक एसिड बना सकता, सॉरी ईस्ट बना सकता है? तो याद रखना, ईस्ट से जो शराब बनती है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा 13% से कम रहती है, लेस देन 13%। क्यों? एनसीईआरटी ने आपको क्लियर कर दिया है 13% से ज्यादा अगर मात्रा होने लगी और वहां ईस्ट भी पाया जाए तो ईस्ट मर जाएगा।
एनसीईआरटी ने बोला है ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स, ईस्ट के लिए जो अल्कोहल बना रहे थे वो अल्कोहल उनके लिए जहर का काम करने लगेगा। तो अगर 13% से मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमारा ईस्ट मर जाएगा, तो फर्मेंटेशन रुक जाएगी। तो ईस्ट से बनने वाली जो शराब होती है उसमें शराब की मात्रा क्या होगी, कितनी रहेगी भाई? तो शराब की मात्रा रहेगी लेस देन 13%। कितनी? तो नेचुरली जो शराब बनती है उसमें शराब की मात्रा 30% होती है, बाकी पानी मानी रहता है उसमें। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो शराब जो बनती है क्या 30% वाली शराब होती है, खाली 90% वाली भी होती है। ऐसी शराब होती है तो शराब की मात्रा 90% होगी, पानी की मात्रा 10% होगी। तो फिर परसेंटेज कैसे बढ़ाते हैं? एनसीईआरटी ने सवाल दिया आपको कि जो शराब, जो अलग अलग टाइप के शराब आते हैं, अल्कोहल्स आते हैं, ये किस तरीके से तैयार होते हैं, इसमें मात्रा कैसे बढ़ाई जाती है? तो तुम शराब की मात्रा तो नहीं बढ़ा सकते, वो मर जाएगा ईस्ट। पानी की मात्रा कम करोगे तो क्या होगा? पानी की मात्रा घटाओगे, घटाते चलो, जैसे शराब की मात्रा इतनी है, पानी की मात्रा भी इतनी है, पानी घटाते चलो, एक टाइम क्या आएगा? पानी की मात्रा कम। उस प्रोसेस को आप बोलते हैं जिससे हम शराब की मात्रा को, शराब की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, उसको आप बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस आती है, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, ये सब जो आती है, तो इनमें जो अल्कोहल की मात्रा बढ़ाई जाती है वो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। यह बात आपको मालूम है। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा फर्मेंटेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन में ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको एंजाइम के नाम, उनका कौन कौन सा मेटल आयन है उसका नाम, कितनी एटीपी बनती है, और फिर ग्लूकोज का कितना परसेंट से भी कम एनर्जी उसका निकाला गया, और ईस्ट अगर यूज कर रहे हो अल्कोहल बनाने में तो सिर्फ कितना प्रतिशत तक अल्कोहल बना सकता है और उसके ऊपर क्यों नहीं बना सकता, ये आपको मालूम है। ओके, अब बात आती है हमारे पास जो हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक होता है, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनती है ना। 38 एटीपी कैसे बनती है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको पढ़ना है। तो देखो, शुरुआत हमने देखी थी रेस्पिरेशन की, जो पहला स्टेप था वो ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्टिंग हुई थी, याद कीजिए, है ना। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या देखा था? ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज था जब ये टूटेगा तो 2 मोल पायरुविक एसिड बनाकर देता था, 2 एटीपी बनती थी साथ साथ, और साथ ही साथ 2 NADH बनते थे। ये होता था हमारा 10 स्टेप की रिएक्शन। अब बात आती है कि पायरुविक एसिड का होगा क्या। आपने 2 चीजें तो देख ली पायरुविक एसिड के साथ, ईस्ट की बॉडी में डालोगे तो अल्कोहल बना देगा पायरुविक एसिड से, हमारी बॉडी में देखोगे तो वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड को अच्छे तरीके से तोड़ा जाएगा, पायरुविक एसिड को अच्छे तरीके से तोड़ा जाएगा। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? 3। तो 3 कार्बन होंगे तो तीनों के तीनों कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, तीनों कार्बन किस फॉर्म में निकाले जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाले जाते हैं। तो याद रखना, पायरुविक एसिड जब इसका क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ किसकी प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस में, कि कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, कि भाई तुम्हें ऑक्सीजन दिया, जाओ बनाओ जितनी बना सकते हो एटीपी, 38 एटीपी बनाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या होगा, कितनी एटीपी बनेगी? 38 तो एटीपी बनेगी। साथ ही साथ 3 CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि कितने कार्बन होते हैं पायरुविक एसिड में? 3। तो यहां पर भी कितने कार्बन दिखाई देंगे? 3 कार्बन। और साथ ही साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना होता है। अब ये कैसे होता है, ये एक बहुत बड़ी आपकी कहानी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें स्टेप नंबर 2 जो आता है, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 2 आता है, स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है?
वो आपको मालूम होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में लिखा था स्टेप नंबर 2 का नाम होता है हमारे लिंक रिएक्शन। क्या नाम होता है? लिंक रिएक्शन। और एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन नाम नहीं दिया है, उसको नाम दिया है एनसीईआरटी में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये क्या है ये अभी हम देखेंगे, और ये कहां होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारी लिंक रिएक्शन है जिसका दूसरा नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, याद रखिएगा इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो लोकेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये काम हो रहा है। मैट्रिक्स क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। सपोज करो ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। तो आउटर इनर, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा कहलाता है क्रिस्टा और बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? तो हमारा जो ये काम होगा ये मैट्रिक्स में होगा। कहां होगा? मैट्रिक्स में होगा। ये अल्फाज याद रखिए। अब होता क्या है इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो पायरूविक एसिड है, पायरूविक एसिड फूल उसको लगा हुआ हमारा फ्लाइट मोड पर, हाँ। जो पायरूविक एसिड है इसमें आप देखिएगा कि जो पायरूविक एसिड होता है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, तो अगर इसको हम रिएक्शन करा दें किसके साथ हमारे, तो पायरूविक एसिड NaDH के साथ रिएक्ट करे। किसके साथ? NaDH के साथ रिएक्ट करे। किसकी प्रेजेंस में? ये आपको मालूम होना चाहिए। और कोएंजाइम A की प्रेजेंस होनी चाहिए। कौन सा एंजाइम होना चाहिए? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। और कौन सा मेटल आयन लगता है? मैग्नीशियम मेटल आयन लगता है। तब जाकर हमारा पायरूविक एसिड, देखो डीकार्बोक्सिलेशन बोला है कि नहीं बोला है? जहां कहीं भी डीकार्बोक्सिलेशन आए, आंख बंद करके आप क्या करेंगे, आंख बंद करके आप यहां पर NaDH की जगह NaD होना चाहिए, ठीक है। कि हमारे पास जहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन आए, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कौन रिलीज होगा? CO2, ठीक है। और क्या होता है जो हमारा NaD है, याद करो NaD किस में कन्वर्ट हो सकता है? NaDH, ठीक है। NaDH प्लस H प्लस लिखा होता है, NaDH2 भी लिख सकते हैं उसका। साथ ही साथ पायरूविक एसिड से तुमने एक कार्बन निकाल दिया, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का होगा? दो कार्बन का होगा ना। तो वो दो कार्बन का कंपाउंड जो होता है उसका नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। कौन होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। अब तुम लोग खुद बताओ ये रिएक्शन एक बार चलेगी या दो बार चलेगी? पहले ये सोचो। क्यों? क्योंकि जो पायरूविक एसिड होते हैं ये कितने होते हैं भाई? दो होते हैं ना। जब दो पायरूविक एसिड है तो ये रिएक्शन भी तो दो बार चलेगी। तो CO2 भी कितनी बार रिलीज होगा? मतलब ये पूरी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 2 NaDH बनेंगे, 2 CO2 बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, 2 NaD यूज होंगे, 2 कोएंजाइम A यूज होंगे, 2 पायरूविक एसिड यूज होंगे। ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारी जो रिएक्शन है ये क्यों होती है? बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम A किससे बना? पायरूविक एसिड किससे बना? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कैसे बना? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से पायरूविक एसिड बना ग्लूकोज से। लिंक रिएक्शन में पायरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना। और प्लीज याद रखना बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है तीसरे स्टेप के लिए, जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सवाल बन सकता है और बनता भी है ये सवाल, इसको ध्यान से सुनना कि बताइए वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारे उसको
ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ेगा। ठीक है, वो कौन हो जाएगा हमारा एसिटाइल। तभी इसका नाम लिंक रिएक्शन पड़ता है। क्या पड़ता है? अभी हमने लिखा लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है? लिंक कहते हैं ना कि लिंक बनाओ अपने, जोड़ो उसको। तो हमारी एक तरफ है हमारी ग्लाइकोलाइसिस, एक तरफ है क्रेब्स साइकिल, उनको बीच में जोड़ने वाला पाइरुविक एसिड से बनने वाला कौन? ये लिंक रिएक्शन का मॉलिक्यूल है। अब हमारी जो स्टार्टिंग होगी, हमारी स्टार्टिंग होती है किससे? अब हम बात करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसको आप बोलते हैं TCA और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसको डिस्कवर किया था बाय हैंस क्रेब। किसने डिस्कवर किया था? हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, क्रेब साइकिल, जिसको डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने, ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप की रिएक्शन थी? 10 स्टेप की थी। मेरे को याद रखना ये भी 10 स्टेप की होती है, लेकिन एनसीईआरटी में ये 10 स्टेप नहीं दे रखे। लेकिन मालूम होना चाहिए इन रियलिटी ये भी कितने स्टेप की रिएक्शन है? 10 स्टेप रिएक्शन है ये भी। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग बॉडी में, हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है। तो यहाँ कितनी रिएक्शन है? 10। एंजाइम भी कितने यूज होता है? 10 एंजाइम भी यूज होता है। लेकिन सारे नहीं पढ़ने आपको, आपको जो एनसीईआरटी में दिया है वही पढ़ना है आपको। पहले तो मैं आपको ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखने की कुछ ट्रिक बताऊंगा, वो देख लो पहले आप लोग। एक लड़की है, उसका नाम है CI। क्या है? CI। वो कुछ जानती है, कुछ फॉर्मूला बनाने का तरीका जानती है, मतलब केमिस्ट्री लैब में है, उसको कुछ फॉर्मूला बनाना आता है। ठीक है, तो ये अल्फाज आता है कि CI knows some simple formula making option। मतलब CI नाम की एक लड़की है, उसको सिंपल तरीके से कोई फॉर्मूला बनाने का ऑप्शन आता है, तरीका है उसके पास। ये CI नो, S से सम, S से सिंपल, F से फॉर्मूला, M से मेकिंग, O से ऑप्शन। ये हमारे जो इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बनते हैं उनका नाम है। जैसे सबसे पहले सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड यूं पड़ता है बिकॉज जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है TCA में, क्रेब साइकिल में, उसका नाम होता है क्या? उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। क्या नाम होता है? सिट्रिक एसिड। I का मतलब होता है यहां पर आइसोसिट्रेट। ठीक है, फिर K से है, K से कीटो, और फुल नाम होता है उसका अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, S से नाम होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन ये जो डायग्राम बना है ना उसमें नहीं है, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां दिया है। फिर एक और जो ऐसे वो आपकी रिएक्शन में दे रखा है साइकिल, उसका नाम होता है बच्चों सक्सिनिक एसिड। फिर सक्सिनिक से ये भी नहीं दिया है, फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड के बाद M से बनता है मैलिक एसिड, और फिर बनता है ऑक्सैलो, बनता है कौन? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो CI जानती है कुछ सिंपल फॉर्मूला बनाने का तरीका, ये हमारी ट्रिक है। क्या आप याद रखेंगे कि इसके बाद क्या बनता है? सबसे पहले जो स्टेप 1 है हमारे क्रेब साइकिल का, क्रेब साइकिल में जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हमारे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है किसका? एसिटाइल कोएंजाइम A में जो एसिटाइल ग्रुप होता है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप, जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? 2। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इसमें कितने कार्बन?
जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमने C4 प्लांट में पढ़ा था, जिसका पहला स्टेबल कंपाउंड जो था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, जहां CO2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से रिएक्ट करता है तब जाकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये होता है बच्चों 4 कार्बन का कंपाउंड। तो बताओ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है ये सारा काम, ठीक है। तो अब 2 + 4 कितना कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा हमारा ये? तो जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है कितने कार्बन का होता है? तो सिट्रिक एसिड जब आप एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रखी है सिट्रिक एसिड के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ये कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। तो पहली स्टेप की रिएक्शन, ठीक है, याद रखिएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, और याद रखना ये एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है और कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। जो कोएंजाइम ए है एनसीईआरटी में बोला है ये कोएंजाइम ए क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलीज। अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज। इसके बाद क्या होता है? 2 स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। और उससे पहले जो हमारा सिट्रिक एसिड है स्टेप 2 में सिट्रिक एसिड जो हमारा सिट्रिक एसिड है ये हमारा आइसोमराइज करेगा। ये भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, आइसोमराइज करेगा और बनाएगा आइसोसिट्रेट। क्या बनाएगा? आइसोसिट्रेट। ओके, तो क्या बनाता है? आइसोसिट्रेट बनाता है। ये अल्फाज याद होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड से क्या कन्वर्ट होता है, क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। ठीक है, और एंजाइम जो यूज होता है उसका नाम होता है एकोनिटेस। ये जरूरी नहीं है याद रखना, बहुत पहले का सवाल है कि सिट्रिक एसिड से जो आइसोसिट्रेट बनता है ये एकोनिटेस नाम के एंजाइम से बनता है। ठीक है, अब डीकार्बोक्सिलेशन स्टार्ट होगा और स्टेप नंबर 3 क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब जानते हैं आपको, है ना? बिल्कुल, कि जो ये 6 कार्बन का आइसोसिट्रेट था जब ये डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, क्या करेगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो याद रखना इसका इस्तेमाल, जो एनर्जी होगी रिलीज होते वक्त वो क्या बनाने में यूज होती है? एनर्जी। और कितने कार्बन निकल गए? तो 6 में से 1 निकला, तो कितना बचा होगा? जो कंपाउंड बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन में जो कंपाउंड बनता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट या ग्लूटेरिक एसिड। तो ये जो अल्फा कीटो बनेगा ये कितने कार्बन का होगा भाई? ये हमारे 5 कार्बन का कंपाउंड होगा। कितने कार्बन का कंपाउंड होगा? 5 कार्बन। और कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है? 2 बार। ठीक है, कितनी बार होगा? 2 बार हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है इससे बनता है हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है? 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होना है। तो यहां पर जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होगा CO2, और CO2 जब निकला बाहर, याद रखने का तरीका, जो एनर्जी होगी वो क्या बनाने में यूज हो जाएगी? ठीक है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होने चाहिए? 4। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर क्या होगा अगले स्टेप में? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो याद रखना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये हमारा ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? तो अब डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो कार्बन तो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड, सक्सेस की बात हो रही है, लेकिन रियलिटी में यहां देखेंगे आप तो जीडीपी गिर जाएगी। जीडीपी से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका? और
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनेगा तो कितने कार्बन होने चाहिए? क्यों? क्योंकि भाई हमने यहां तो कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करा है। अल्फाज याद होना चाहिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो सक्सिनिक एसिड बनेगा, ठीक है, तो इसमें कोई कार्बन तो नहीं निकला। और एनसीईआरटी में और वैसे भी जो ये सवाल आया था वो ये आया था कि सबस्ट्रेट है, क्या है? सबस्ट्रेट को आप बायोलॉजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, जो हमारा है उसी को बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको। और ये सवाल आ चुका है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। यहां तो सर एटीपी नहीं बनी, यहां तो जीटीपी बनी। ये जी का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वहां क्या था? ए से एडिनोसिन। ये सब क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, याद है नहीं? साइटिडीन, तो वही है। तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और याद रखना ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से ही बनेगा हमारा एटीपी। तो एक जीटीपी से एक एटीपी बनता है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन हो गया हमारा किसका? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। अगला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 5 जो हम यहां देखने वाले हैं, तो यहां पर अब होगा फ्यूमेरिक एसिड। कौन? फ्यूमेरिक एसिड। किसका फॉर्मेशन होगा? जो सक्सिनिक एसिड है इससे फॉर्मेशन होगा किसका? फ्यूमेरिक एसिड का, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड जो बनता है, इस वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। यहां पर एक बार जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा? FADH2। किसका? FADH2 का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली जो फ्यूमेरिक एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रेशन होता है। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल? वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है, पानी। तो फ्यूमेरिक एसिड से बनता है ये मैलिक एसिड। क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। ओके, क्या बनेगा? और मैलिक एसिड जो बनता है, और मैलिक एसिड फॉर्म करेगा किसको? ऑक्सैलो। और ये कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से बनता है। किससे बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और याद रखिएगा मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक बनाने के लिए भी याद रखना यहां पर एनर्जी रिलीज करता है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज करने पर इससे एनर्जी निकलेगी किस फॉर्म में? एनर्जी। अब तुम लोग जरा ये देखो, ये तुमसे ये कभी भी नहीं पूछेगा ये पूरा पैटर्न, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज तक नहीं आया तो आपके लेवल पे क्यों पूछेगा? कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने लंबे लेवल याद रखने हैं। लेकिन हाँ, पूछता क्या है वो देखो। पूछता है नीट, वो क्या है? वो आपसे पूछता है कि भाई किस किस लेवल पर NaDH बनता है, वो सवाल बनता है। और एक बनता है कि ये रिएक्शन कितनी बार चलेगी? 2 बार। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड 2 बनेंगे ना, ये तो हमने भी एक को लिया। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी भी कितनी बार चलेगी? 2 बार। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिएक्शन है हमारी कितनी बार चलेगी भाई? 2। तो यहां जो NaDH भी कितनी बार रिलीज होगा? 2। और आ जाओ नीचे की तरफ, देखते रहना। यहां पर भी NaDH 2 बार रिलीज करेंगे। फिर सबस्ट्रेट लेवल पर जो हमारा फॉस्फोराइलेशन हुआ, फिर GDP से GTP बनी, ये भी कितनी बार? 2 बार। FADH2 भी 2 बार। और फाइनली जो NaDH बना था यहां पर, ये भी कितनी बार? 2 बार। अब आपसे देखो सवाल क्या पूछता है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। टोटल कितने NaDH बने बताओ? तो टोटल आपसे पूछेगा, टोटल NaDH का जो फॉर्मेशन होता है वो 6 होते हैं। टोटल FADH2 कितने बने? 2। टोटल GTP कितने बने जिससे ATP बनती है? 2, है ना, सबस्ट्रेट लेवल वाला। अच्छा, एक NaDH से आपको मालूम होना चाहिए कितनी ATP निकलती है? 3। तो 6 से कितना हो जाएगा? 18। FADH2 चिल्ला के स्कीम में बता रहा है अपनी कि भाई FADH2 जब टूटता है तो उससे 2 ATP निकलती है।
कितनी? तो ये 2 बार बना था, तो ये 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये? 4। फिर जीटीपी से बनता है एटीपी। कितने जीटीपी बने थे? 2। तो कितने एटीपी बनेंगे? तो टोटल आपसे पूछा जाएगा कितने एटीपी बने? कितने? 24 एटीपी का फॉर्मेशन। 18 4 22 और 2 24। 24 एटीपी का फॉर्मेशन क्रेब साइकिल में हो गया। ओके, अब दूसरा सवाल, जो लिंक रिएक्शन थी उस पर आ जाओ प्लीज। जो लिंक रिएक्शन है हमारी, जो लिंक रिएक्शन है पीछे वाले पर है, जो हमारी लिंक रिएक्शन थी, लिंक रिएक्शन में कितने NADH बने? 2 बार रिएक्शन चली ना, तो कितने NADH बने? 2 NADH और 1 NADH से कितना ATP? तो 2 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 ATP यहां बना। ठीक है, 6 ATP यहां बन गया। कहां? लिंक रिएक्शन में। 24 कहां बना? क्रेब साइकिल में। तो 24 और 6 कितना हुआ हमारा? 30। लेकिन एरोबिक में तो भाई कितना बनता है टोटल? कितना? 38 बनता है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस याद करो, ग्लाइकोलाइसिस में हमने कल बताया था 8 वहां बनते हैं। तो अब देखो टोटल कितना एटीपी बना हुआ है, देखो तो टोटल देख लेते हैं। तो टोटल एटीपी, जिसको आपको एनसीईआरटी में ना ऐसे दे रखा है, एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ना ये कॉमर्स वाले लोग जानते हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है कितना खर्चा हुआ उसको सब ऐड करके निकाला जाता है। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है? ग्लाइकोलाइसिस में बनती है 8 एटीपी। पिछले लेक्चर में आप लोग देख लेना कैसे 8 एटीपी बनी थी। फिर लिंक रिएक्शन में बनेगी हमारी 6 एटीपी और जो हमारा क्रैब साइकिल था, क्रैब साइकिल में बनता है कितनी एटीपी? 24 एटीपी। तो टोटल निकालोगे तो ये आपका 38 एटीपी ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन कितनी जगह होता है ये मालूम होना चाहिए। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है जब पाइरुविक एसिड कोएंजाइम ए में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और 2 बार कहां डीकार्बोक्सिलेशन होता है प्लीज ये याद रखना। नहीं पूछेगा तुमसे पूरा स्टेप सीक्वेंस, कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा। ठीक है, सवाल देखो क्या बनते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कहां होता है? तो आपको याद होना चाहिए जो सिट्रिक एसिड बना था और आइसोसिट्रेट बना, उसके बाद जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, वहां 2 स्टेप पर डीकार्बोक्सिलेशन प्लीज याद रखना। सबस्ट्रेट लेवल पर फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो सक्सिनिक एसिड बनता है वहां होता है। ये आपको याद होना चाहिए। कुछ नहीं पूछेगा और यही पूछता है, हर बार यही प्रथा चली आ रही है, पैटर्न यही है कि कहां पर CO2 रिलीज होते हैं? अल्फा कीटो और सक्सिनाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो अल्फा ए और सक्सिनाइल AS इन वाले पर याद रखेंगे। और कहां पर जीटीपी बनता है? तो सक्सेस दिखाते हुए जीटीपी निकलता है। तो सक्सेस दिखाना है किसी देश की तो जीडीपी दिखाओ उसकी। ठीक है, तो सक्सेस दिखाना है किसी देश की, उसकी जीडीपी दिखा दो। तो जीडीपी से जीटीपी बना था ना, तो सक्सेस मतलब हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड बनता है, और एक NADH बनता है कब? जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, याद रखना मैलिक एसिड से जो बनता है ना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, जाकर P/Q उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में जो हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे और देखेंगे हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ओके, चलिए।